क्या है चीन का जादुई हथियार UFWD जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं अब जिनपिंग? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है पर भारत से मांग रहा है मदद। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की बढ़ती ताकत के साथ उसकी खुफिया गतिविधियों को लेकर पूरी दुनिया में तनाव की स्थिति रही है। हालांकि चीन के लिए खुफिया गतिविधियां सिर्फ जासूसी या निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन की एक और ताकत पूरी दुनिया में उसको लेकर हो रही चर्चा और उसके प्रोपेगेंडा के प्रबंधन का काम करती है। ड्रैगन की ये ताकत उनका यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट है, जिसे 8 दशक पहले इसके संस्थापक माओ जेदांग ने चीन का जादुई हथियार तक करार दिया था। अब चीन के मौजूदा राष्ट्रपति इस जादुई हथियार का बेधड़क इस्तेमाल करने में जुटे हैं। बताया गया है कि चीन के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट को लेकर पश्चिमी देशों में हंगामा मचा हुआ है, खासकर ड्रैगन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं और उसके जासूसी तंत्र की पहुंच को देखते हुए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हाल ही में ब्रिटिश राजघराने के सदस्य प्रिंस एंड्रयू ने एक कथित चीनी जासूस के नजदीकी रिश्तों को लेकर खुलासे हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रिंस एंड्रयू ने जासूस के तौर पर पहचाने गए क्रिस यांग को एक समय चीन में निवेशकों से बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधि तक करार दिया था, जबकि उन्हें यांग के जासूस होने की जानकारी नहीं थी। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली घटना यह रही है कि यांग से जो डिवाइस जब्त किया गया उसमें प्रिंस एंड्रयू के एक सलाहकार का संदेश भी पाया गया। इसमें लिखा था, आपके मार्गदर्शन से हमें विंडसर यानी कि शाही परिवार का घर के अंदर बाहर बिना पकड़ में आए प्रासंगिक लोगों तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। इसी घटना ने दुनिया भर में सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे चीन का एक कथित जासूस राज परिवार तक पहुंचने में सफल रहा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया की नज़र UFWD पर पड़ी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक सवाल ये है कि आखिर चीन की ये संस्था काम कैसे करती है, इसका इतिहास क्या है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया में इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। चीन के इस विभाग को सिर्फ यूनाइटेड फ्रंट के नाम से जाना जाता है। ये कम्युनिस्ट गठबंधन का समावेशी रूप रहा है। चीन में दशकों तक चले गृह युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के पीछे इस यूनाइटेड फ्रंट की अहम भूमिका रही। इसलिए कम्युनिस्ट चीन के सर्वोच्च नेता माओ जेदोंग ने इसे जादुई हथियार करार दिया था। 1949 में गृह युद्ध खत्म होने के साथ जब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन शुरू हुआ, तब यूनाइटेड फ्रंट की गतिविधियां कई क्षेत्रों में बट गई। हालांकि चीन में शी जिनपिंग के सत्ता में आते ही पिछले एक दशक में यूनाइटेड फ्रंट ने फिर से पुनर्जागरण देखा। विशेषज्ञों की माने तो शी जिनपिंग ने यूनाइटेड फ्रंट को उसी तरह फिर से तैयार करने का काम किया जिस तरह वह माओ के समय में काम करती थी। लिहाजा यूनाइटेड फ्रंट के जरिए जिनपिंग सभी सामाजिक ताकतों को चीन के हित के लिए जोड़ने का काम कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चीन के बाकी खुफिया तंत्र से उलट UFWD सही मायनों में उतनी खुफिया भी नहीं है। इसकी बाकायदा एक वेबसाइट है जिस पर इसके गतिविधियों को भी लगातार अपडेट किया जाता है। हालांकि इसके काम का दायरा और इसकी पहुंच के बारे में काफ़ी बातें अस्पष्ट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक UFWD की ज़्यादातर गतिविधियां घरेलू स्तर पर हैं। हालांकि इसकी कुछ गतिविधियां विदेशी स्तर पर चीनी लोगों के साथ संपर्क रखना और उन्हें समय समय पर काम के लिए इस्तेमाल करना भी है। इतना ही नहीं, ये संस्थान दुनिया भर में चीन के बारे में होने वाली चर्चाओं को प्रभावित करने और संवेदनशील मुद्दों पर नजरिया तय कराने का भी काम करती है। ताइवान के लिए चीन के अभियानों से लेकर तिब्बत और शिनजियांग में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर भी ये एजेंसी दुनिया में चर्चाओं को प्रभावित करने में जुटी हुई है। इसके अलावा यूनाइटेड फ्रंट का एक बड़ा काम विदेशी मीडिया में चीन के बारे में परिप्रेक्ष्य को आकर देने का भी है। यह संस्थान अपने संपर्कों के जरिए विदेश में चीनी सरकार के आलोचकों को निशाना बनाता है और चीन के बड़े और प्रभावी चेहरों को अपने प्रोपेगेंडा में शामिल करता है। इस संस्थान के काम करने की तरीके की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक UFWD खुफिया गतिविधियों में शामिल रहता है। हालांकि इसका पूरा काम खुफिया गतिविधियों से ज़्यादा है।
यह संस्थान न सिर्फ विदेशी सरकार को लेकर गुप्त जानकारी जुटाता है, बल्कि विदेश में रहने वाले चीनी आबादी को चीन के हित में काम करने के लिए साथ लाता है। माओ के समय में विदेश में चीन से जुड़े लोगों की संख्या कम थी, वहीं शी जिनपिंग के समय में विदेशों में चीनी मूल के लोगों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। ऐसे में चीनी प्रवासियों के जरिए अपनी सीमा के पार भी प्रभाव स्थापित करने में चीन काफी आगे रहा है। दलाई लामा से लेकर उइगर तक को नजरिया बनाने में UFWD का एक बड़ा हाथ माना जाता है। प्रिंस एंड्रयू के मामले के अलावा कहा जाता है दुनिया भर में ये फैला हुआ है। इतना ही नहीं, 2023 में बोस्टन के एक चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वाले चीनी मूल के अमेरिकी नागरिक लियांग लितांग को गिरफ्तार किया था। उस पर अपने इलाके में चीन से भागकर आए विरोधियों के बारे में UFWD के जासूसों को जानकारी देने का आरोप था। सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क के गवर्नर दफ्तर के एक पूर्व सहायिका लिंडा सुन को पकड़ा गया था। उन पर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर चीनी सरकार के हित में काम करने का आरोप था कि उन्होंने कुछ फायदों जैसे पर्यटन के बदले चीन के UNWD की मदद करी थी। खैर, जहां एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूनुस और पाकिस्तान के बीच में हाल में बैठकें हुई है और इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि दोनों देश अपने अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आए हैं। इसके संकेत हाल ही में हुई पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के मुलाकात से मिल रही है। खबर यह है कि शरीफ सरकार ने यूनुस को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया है। दोनों मुल्कों ने रणनीतिक संबंध मजबूत करने की बात पर जोर दिया है। शरीफ ने कहा कि हम वास्तव में अपने भाई देश बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश की सरकारी शक्कर मिलों के प्रबंधन के लिए टेक्नोलॉजी देने की बात भी की है। साथ ही डेंगू के कारण बांग्लादेश में मौतों पर दुख भी जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को इस बीमारी से लड़ने में पाकिस्तान के अनुभव का फायदा मिल सकता है। उन्होंने कहा, करीब एक दशक पहले पंजाब में डेंगू के खिलाफ हमारी जंग को वर्ल्ड क्लास माना गया। हम बांग्लादेश के साथ अनुभव साझा करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेज सकते हैं। इधर यूनुस ने शरीफ की तरफ से हुई मदद पर धन्यवाद जताया। इतना ही नहीं, सार्क को फिर से मजबूत करने की कोशिश पर भी यूनुस की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि मैं सार्क के विचार का बड़ा फैन हूँ। मैं लगातार इस मुद्दे पर जोर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सार्क नेता शिखर सम्मेलन में मिले, फिर चाहे वो फोटो सेशन के लिए ही क्यों न हो। यूनुस ने भी इसे प्राथमिकता बताया। खैर, इस मौके पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और यूनुस के विशेष राजदूत लुत्फे सिद्दीकी समेत कई लोग थे। सिद्दीकी ने डार को फरवरी में बांग्लादेश आने का न्योता दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही शरीफ ने भी यूनुस को पाकिस्तान का निमंत्रण दिया है। और इन सब के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश को भारत से 50,000 मीट्रिक टन चावल चाहिए और इसके लिए वो भारत से मदद मांग रहे हैं। खैर, अब भारत इस मामले में क्या निर्णय लेता है वो तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।